नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीएसई पाठशाला में। हम लोग बीपीएससी और यूपीएससी के लिए पीएसआईआर का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हम लोग अभी पीएसआईआर का पेपर 1 का सेक्शन 1 डिस्कस कर रहे हैं। उसमें वेरियस क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है, एक सेकेंड। हाँ, पहला क्वेश्चन है कि जो गिल्ड सोशलिज्म है या फेविनिज्म है, ये साम्यवाद है जिसको हम लोग कम्युनिज्म कहते हैं, कौन से विचारधारा के अंतर्गत आता है? यानी कि गिल्ड सोशलिज्म, फेविनिज्म और ये कम्युनिज्म, ये सब के सब सोशलिज्म के पार्ट है। सोशलिज्म एक मान के चलिए कि एक सोशलिज्म के अंतर्गत ये सब क्या है, ये सब उसके अंतर्गत क्या है, सबसेट मान के चलिए कि हाँ, सोशलिज्म एक बड़ा फिगर है और उसके अंतर्गत छोटा छोटा गिल्ड सोशलिज्म, फेमिनिज्म और साम्यवाद आता है, यानी कि कम्युनिज्म आता है। ये तीनों के तीनों जो क्या है वो सब टाइप है सोशलिज्म का, सबसेट है सोशलिज्म का। तो याद रखिएगा, पूछेगा सीधे गिल्ड सोशलिज्म, फेविनिज्म और ये गिल्ड फेविनिज्म और साम्यवाद कौन से विचारधारा के अंतर्गत आते हैं। तो ये लिबरलिज्म या कैपिटलिज्म के अंतर्गत नहीं आते हैं, बल्कि सोशलिज्म यानी कि समाजवाद के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, साम्यवाद यानी कि कम्युनिज्म को स्थापित करने के लिए क्या मार्क्स के अनुसार हिंसा होनी चाहिए या हिंसा नहीं होनी चाहिए? मतलब कि कम्युनिज्म को स्थापित करने में क्या हिंसा तो जरूरी है? मार्क्स का कहना है यस, क्योंकि इनका मानना है कि अगर आप साम्यवाद लाइएगा, कम्युनिज्म लाइएगा, यानी कि वास्तविक इसमें इस चीज़ को जरूरी समझा जाता है कि जो अमीर लोग हैं उनको क्या किया जाएगा, उनके संपत्ति को क्या किया जाएगा, एकीकृत किया जाएगा, यानी कि लूटा जाएगा और उसको फिर आपस में बांटा जाएगा बराबर बराबर भागों में। तो जब इस प्रकार की चीज़ें जब किया जाएगा तो निश्चित है कि जिसके पास संपत्ति है उसको मना करेंगे देने से। तो इसके लिए इनका मानना है कि हिंसा बहुत ज़रूरी है, वायलेंस होना चाहिए, वायलेंस होगा ही होगा। इसके बिना आप क्या कर सकते हैं, कम्युनिज्म को इस्टाब्लिश नहीं कर सकते हैं, साम्यवाद को इस्टाब्लिश नहीं कर सकते हैं। तो कम्युनिज्म में को इस्टाब्लिश करने में मार्क्स जो है वो हिंसा को जरूरी मानते हैं। लेकिन याद कीजिए, गांधी रामराज को इस्टाब्लिश करने में क्या हिंसा को जरूरी मानते हैं? वो तो अहिंसा के पुजारी है ना। तो गांधी नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार की हिंसा हो, वो हिंसा के सख्त खिलाफ है कि हिंसा होना ही नहीं चाहिए। आप रामराज लाइएगा, अगर आप उनके बारे में हम कभी पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे कि उन्होंने इंड और मीन, यानी कि आप जो इंड इस्टाब्लिश कीजिएगा मतलब कि रामराज स्थापित कीजिएगा, और उसके लिए जो मीन चाहिए मतलब टूल चाहिए, दोनों की पवित्रता होनी चाहिए। मतलब कि आप अगर मीन आपका हिंसात्मक होगा तो आपका एंड जो है वो बढ़िया होगा ही नहीं होगा। यानी कि रामराज जो उसके पास स्थापित कीजिएगा वो आइडियल रामराज स्थापित नहीं होगा, बल्कि वहाँ भी क्या होगा, आपका हिंसा होगा ही होगा। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको मार्क्स के विचारधारा में और गांधी जी के विचारधारा में। मार्क्स जो है वो एंड तो उनका है कि कम्युनिज्म लाना है, साम्यवाद लाना है, यानी कि परफेक्ट इक्वलिटी लाना है, लेकिन वो इसके लिए हिंसा को जरूरी मानते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला स्टेटमेंट है कि वायलेंस इज द मिड वाइफ ऑफ चेंज, देयर हैज नॉट बीन ए सिंगल बर्थ इन द वर्ल्ड विदाउट ब्लड शेड। इनका मानना है कि देखिए, वायलेंस जो है अगर किसी प्रकार का चेंज लाइएगा तो उसके लिए वायलेंस जो है अनिवार्य है, मैंडेटरी है। आप अगर देखिएगा तो वर्ल्ड में किसी प्रकार का अगर जन्म हुआ है तो ऐसा हुआ ही नहीं है कि ब्लड ना गिरा हो, यानी कि ब्लड ना गिरा हो। जन्म लेना मतलब कि चेंज लाना मतलब कि कोई चीज़ अगर आप स्थापित कीजिएगा, अमूलचूल परिवर्तन लेकर के आइएगा, तो उसमें ब्लड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये स्टेटमेंट मार्क्स का है कि वायलेंस इज द मिड वाइफ ऑफ चेंज, देयर हैज नॉट बीन ए सिंगल बर्थ इन द वर्ल्ड विदाउट ब्लड शेड। मतलब कि इसी को हिंदी में हम देखिए इंग्लिश टर्म का यूज क्यों इसलिए करते हैं ना, कि अगर आप इंग्लिश टर्म पर एक बार अगर हैबिट हो जाएगा तो आपको क्या होगा कि पीएसआईआर को समझना आसान हो जाएगा। क्योंकि बीपीएससी में आप देखिए, क्योंकि उसमें ऑप्शनल आपको मल्टीपल टाइप चॉइस क्वेश्चन रहेगा, तो बहुत सारा आपको हिंदी का जो टर्म है उसको आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इंग्लिश टर्म देख लीजिएगा तो आपको इजीली क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, आप आराम से उसको टिक मार दीजिएगा। तो वायलेंस इज द मिड वाइफ ऑफ द चेंज, देयर हैज नॉट बीन ए सिंगल बर्थ इन द वर्ल्ड विदाउट ब्लड शेड। ये मार्क्स का स्टेटमेंट है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। समाजवाद का विचार सबसे पहले कब देखने को मिलता है? फ्रेंच क्रांति के दौरान जो है वो आपको समाजवाद का जो विचार है, समाजवाद के अंदर ही कम्युनिज्म आता है। सब जितना भी है वो सब एक ही चीज़ बोलेगा, इसी चीज़ पर ध्यान देगा कि जो भी इक्वलिटी लाना चाहिए, इक्वलिटी मतलब कि गरीब और अमीर जो है वो ख़त्म होना चाहिए, बल्कि एक क्लास होना चाहिए। तो समाजवाद का जो विचार है वो सबसे पहले कब देखने को मिलता है? फ्रेंच क्रांति के दौरान। फ्रेंच क्रांति में आपको याद होगा तीन गो स्लोगन पर ध्यान दिया गया था, लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टर्निटी। फर्टर्निटी मतलब कि भाईचारा और इक्वलिटी मतलब कि समानता
और लिबर्टी मतलब कि आज़ादी। उसी समय आप याद कीजिए समाजवाद में भी तो इसी प्रकार की बात बोला गया ना कि इक्वलिटी लाना है। इक्वलिटी जो नेसेसिटी है कि लोग मतलब कि जो ज़रूरी चीज़ों के लिए मतलब कि तंग रहते हैं, अमीर लोग उस चीज़ के लिए तंग नहीं रहते हैं, तो उस ज़रूरी चीज़ को मतलब कि जो नेसेसिटी है, ज़रूरतमंद की जो चीज़ है, रोटी कपड़ा और मकान, उसी पर तो एक प्रकार से समाजवाद क्या चाहता है, इस सबसे आज़ादी होना चाहिए, एक इक्वलिटी होना चाहिए। जो वर्कर क्लास है उसको मतलब कि परफेक्ट क्या होना चाहिए, आज़ादी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो डेली काम पर लगा रहे, फिर अगला दिन जब वो घर पर आए तो उसके पास पैसा ख़त्म हो जाए और फिर उसको अमीर लोग क्या करें, शोषण करें। इस शोषण को ही तो ख़त्म करना चाहते हैं ना। तो समाजवाद तो इसी प्रकार की विचारधारा है ना कि एक प्रकार की इक्वलिटी लाना है। तो फ्रेंच क्रांति में भी इसी प्रकार की बात किया गया था ना, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, आज़ादी होनी चाहिए, मतलब कि आज़ादी मिले हमको नेसेसिटी से। इसके अलावा इक्वलिटी हो, एक सा ना हो कि एक कुछ क्लास जो बहुत ज़्यादा अमीर है और कुछ क्लास जो है वो गरीब है। और फ्रेटर्निटी मतलब कि सब लोग आपस में भाईचारा हो, किसी प्रकार का विद्रोह ना हो आपस में। ये कैसे होगा, जब वर्कर क्लास और ये अमीर जो वर्कर क्लास है और ये रिच पीपल है वो सब के सब में क्या हो, आपस में जो समानता हो, किसी प्रकार का प्रॉपर्टी को लेकर के क्या हो, इनइक्वलिटी ना हो, असमानता नहीं हो। तो समाजवाद का सबसे पहले विचारधारा का जो विचार है वो सबसे पहले आपको फ्रेंच क्रांति के दौरान देखने को मिलेगा। अगला जो क्वेश्चन है, अहिंसात्मक रूप से मार्क्स से पहले किन लोगों ने समाजवाद स्थापित करने की बात कही है या स्थापित करने की कोशिश की है। यहाँ पे याद रखिए नॉन वायलेंस। आप मार्क्स क्या है, वायलेंस का बात करते हैं ना, लेकिन नॉन वायलेंस रूप से भी समाजवाद को स्थापित करने की कोशिश की गई थी मार्क्स से पहले। वो जो कोशिश था वो किन लोगों के द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर और रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन, ये तीन नाम आप याद रखिएगा कि मार्क्स से पहले भी समाजवाद लाने की कोशिश किया गया था सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर और रॉबर्ट ओवन के द्वारा। इनका विचार क्या था, इनका विचार अभी आप देखिए मार्क्स का क्या कहना है। मार्क्स का कहना है कि अगर आपको अमीर के खिलाफ हिंसात्मक रूप से उसका संपत्ति को लूट लीजिए और आपस में वर्कर क्लास में बांट दीजिए, ये तो हिंसा का यूज़ किया गया ना। लेकिन सेंट साइमन और चार्ल्स फोरियर और रॉबर्ट ओवन का कहना है कि नहीं, हिंसात्मक रूप से नहीं बल्कि अहिंसात्मक रूप से आप क्या कीजिए कि एक प्रकार से अमीरों को क्या कीजिए कि कन्विंस कीजिए, उनको एक प्रकार से उनका जो अंतरात्मा है उसको झकझोरने की कोशिश कीजिए कि हाँ, आप जो भी पैसा कमाते हैं वो उस पर केवल आप ही का अधिकार नहीं है, बल्कि आप वर्कर क्लास के मदद से वो पैसा कमाए हैं। इसलिए जो भी आप पैसा कमाए हैं उसका आप कुछ पार्ट को रख करके क्या कीजिए, एक प्रकार से अमीर गरीबों में बांट दीजिए। जब वो लोग जब इस चीज़ को मान लेंगे तो गरीबों में ऑटोमेटिक पैसा जब बांटना शुरू करेंगे तो इसके बाद ऑटोमेटिक है जो समाजवाद स्थापित हो जाएगा। ये सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर, रॉबर्ट ओवन का कहना था कि हाँ, अहिंसात्मक रूप से, मतलब कि वो कि आप क्या कीजिए कि अमीरों के जो कॉन्साइंस उनको झकझोरने की कोशिश कीजिए, उनको अपील करने की कोशिश वर्कर करें, ताकि वो क्या करें, जो भी संपत्ति कमाए वो क्या करें, वर्कर क्लास में बांटे और समाजवाद को स्थापित करें। इस प्रकार की आइडियल बात ये तीनों ने की थी, लेकिन हाँ, कोशिश इन तीनों ने की थी कि समाजवाद मार्क्स से पहले कि समाजवाद को स्थापित करने किया जाए। हालांकि मार्क्स कहते हैं कि ये तीनों का जो विचार था, वो आइडिया था, ये कभी सफल होने वाला नहीं था। इसलिए देखिए आज भी समाजवाद स्थापित नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और रिवीजन का क्वेश्चन है, बहुसंख्यक जो हैं यानी कि मेजॉरिटी जो है वो अल्पसंख्यक का आवाज़ दबाने का अधिकार नहीं रखते। इसी प्रकार के पिछला बार जो हमें स्टेटमेंट यूज किए हैं उसी को हमने हिंदी में लिख दिए हैं कि बहुसंख्यक को अधिकार नहीं है कि वो अल्पसंख्यक का जो आवाज़ है वो दबा दे। ये कथन किसका है, जॉन स्टुअर्ट मिल यानी कि जेएस मिल। जेएस मिल नहीं, आपको होगा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का क्या माने जाते हैं, चैंपियन माने जाते हैं। इनका ही मानना है कि देखिए बहुसंख्यक का अधिकार नहीं है कि वो अल्पसंख्यक की आवाज़ को दबा दें, क्योंकि सच जो है वो कहीं से भी आ सकता है, देर आवे लेकिन ज़रूर है कि सत्य आएगा। इसलिए आप क्या कीजिए कि जो अल्पसंख्यक है उसको दबाइए नहीं, उसको बोलने दीजिए, ताकि अगर सत्य पता चल जाए तो ताकि जिसकी जो गलती है वो अपना गलती सुधार करे। ट्रू ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को स्थापित करने के बाद जेएस मिल ने किया है। अगला क्वेश्चन, जेएस मिल इज प्रोफेट ऑफ एम्प्टी लिबर्टी एंड स्कॉलर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअलिज्म। हमने डिस्कस किया है, ये किसका स्टेटमेंट है, बारकर का है। जेएस मिल एम्प्टी लिबर्टी के क्यों प्रोफेट माने जाते हैं, क्योंकि याद कीजिए जो कॉलोनियल जो देश है उसके लिए इन्होंने कहा है कि डेमोक्रेसी को स्थापित नहीं करना है, उसके लिए क्या चाहिए, बेनेवोलेंट डिस्पोटिज्म, यानी कि एक प्रकार से जो दूसरे देश के जो लोग हैं उन पर रूल करें, एक प्रकार से इनलाइटन रूप से अपना वो कानून लाए, नियम लाए और लॉज लाए, ताकि जो असभ्य लोग हैं उसको सभ्य बनाया जा सके। डेमोक्रेसी को सब जगह स्थापित नहीं किया जा सकता है। अगर इस प्रकार की काम कीजिएगा तो डेमोक्रेसी क्या हो जाएगा, वो खतरे में पड़ जाएगा। तो जेएस मिल इज द प्रोफेट ऑफ
एम्प्टी लिबर्टी एंड द स्कॉलर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअलिज्म, ये बार्कर का स्टेटमेंट है, याद रखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के डिस्कशन में बस इतना ही है। मिलते हैं अगला डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।